So, good morning everyone. Today we will study about NSAID drugs, that is non-steroidal anti-inflammatory drug. As it says that it's a non-steroid and it is anti-inflammatory, that is it is helping in the like prevention of inflammation, right? So some of the drug classification is there, that is some of the drugs are non-selective, okay, and some of the drugs are selective, okay, and some of the drugs are analgesic as well as antipyretics, बट दे आर पुअर एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट, मतलब कि वो पेन को कंट्रोल करता है, ओके, एज वेल एज फीवर को कंट्रोल करता है, बट इन्फ्लामेशन को कंट्रोल नहीं करता. जैसे कि एग्जांपल करते हैं बात पैरासीटामोल की. और हाईली सिलेक्टिव COX दैट इज COX-2 इनिबिटर, जैसे कि बात करते हैं साइक्लोऑक्सीजनेज एंजाइम को इनिबिट करने वाला एक आता है, ओके, यूट्रोकॉक्सिब, okay, so this is a thing. And diclofenac is there, it is a tropical medications, okay, as well as ketorolac हो गया, idiomethacin हो गया, ibuprofen हो गया, ketoprofen हो गया, naproxen हो गया, aspirin हो गया. So these are the drugs. Now we will study about the mechanisms of actions. For the nursing student, you just remember the name of the drugs, okay, you don't need to like remember everything that you can write in the exam, like non-selective as well as highly selective जान सकते हो आप, मतलब मुश्किल से आप 6-7 ड्रग्स के नाम याद रखो, इट्स सफिशिएंट, राइट? सो मैकेनिज्म्स, एंड फॉर द MBBS स्टूडेंट यू हैव टू रिमेंबर लाइक यू हैव टू लाइक राइट इन अ very point to point, that is some of the demos are non-selective as well as highly selective, as I said. And that is very important to remember the mechanisms of action, okay. Cyclooxygenase, mainly COX, is the enzyme responsible for the biosynthesis of prostaglandin, as we have studied everything, okay. सो कॉक्स जो होता है एंजाइम, कॉक्स जो होता है वो हेल्प करता है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में. सो टू वेल रिकग्नाइज्ड आइसोफॉर्म्स ऑफ कॉक्स, जैसे कि बात किया था हमने क्लासिफिकेशन में, COX-1 होता है, COX-2 होता है. COX-1 जो होता है इट इज कॉन्स्टिट्यूटेड, मतलब कि हर टाइम ये बॉडी के अंदर प्रेजेंट होता है. ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ब्लड वेसल्स में हो गया, स्टोमक में हो गया, एज वेल एज प्रेजेंट इन द as well as they are present in the kidney as well. तो COX-1 जो होता है एंजाइम होता है अच्छा एंजाइम है, हर टाइम प्रेजेंट होता है हमारे बॉडी में. वहीं पे COX-2 जो होता है जब इन्फ्लामेशन होता है उस टाइम पे प्रेजेंट होता है, और वो कुछ प्रोस्टेनॉइड मीडिएटिव बनाता है जो कि इन्फ्लामेशन में मदद करता है. तो COX-2 हमेशा इन्फेक्शंस, इन्फ्लामेशन, पेन के टाइम में ही एंजाइम रिलीज होगा. सो मेनली एस्प्रिन और बहुत सारे एनसेड जो होता है उनका काम क्या होता है? COX-1 और COX-2 आइसोफॉर्म को इनिबिट करना. सो वंस अगेन आई एम सेइंग इट, टेलिंग इट दैट एस्प्रिन एज वेल एज एनसेड का काम होता है दो एंजाइम को इनिबिट करना, दैट इज COX-1 एज वेल एज COX-2 के आइसोफॉर्म को, ओके. जिसकी वजह से अगर जैसे मान लो की बात किया गया था COX-1 और COX-2 मिलकर ये जो एंजाइम है प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस में मदद करते हैं, तो ये एंजाइम ही अगर डिक्रीज हो गया तो क्या होगा? प्रोस्टाग्लैंडिन की सिंथेसिस डिक्रीज हो जाएगी. गाइस यू हैव टू रिमेंबर दिस. अभी पे मैं आपको आगे भी बहुत मतलब डिटेल में बताऊंगी, बट तो बताओ मैं यहीं पे क्लियर कर देती हूँ. अगर COX-1 और COX-2 एंजाइम डिक्रीज हो जाता है तो जाहिर सी बात है प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाएगा. सो प्रोस्टाग्लैंडिन अगर कम हो गया बॉडी में तो क्या होगा? बताओ, जल्दी बताओ क्या होगा, सोचो जरा. ओके, मैं बताती हूँ. अगर प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो जाता है बॉडी में तो GI ब्लीडिंग होता है. क्यों हो रहा है GI ब्लीडिंग? प्रोस्टाग्लैंडिन का तो काम ही है ना गाइस, इसका काम ही तो है कि प्रोस्टाग्लैंडिन का बॉडी के अंदर हाईली जो एसिडिक कंडीशन है, गैस्ट्रिक एसिडिक को कम करता है और म्यूकोसा लेयर को इंक्रीज करता है. तो जाहिर सी बात है प्रोस्टाग्लैंडिन कम हो गया तो देयर विल बी सीवियर ब्लीडिंग. सो हीमोफीलिया वाले पेशेंट को नहीं देना, पेप्टिक अल्सर वाले पेशेंट को नहीं देना. यहीं से क्लियर हो गया, समझ रहे हो? एस्प्रिन कॉज इरिवर्सिबल इनिबिशन ऑफ COX एक्टिविटी. सो मेनली एस्प्रिन नाम का जो मेडिकेशन है वो COX-1 और COX-2 को इनिबिट करता है, इरिवर्सिबली करता है. रेस्ट ऑफ द एसिड कॉज रिवर्सिबल इनिबिशन. सारे जो एसिड है, सॉरी आई प्रोनाउंस लिटिल
डिफरेंट। ओके सो ये इनिबिट करता है, रिवर्सिबल इनिबिशंस क्रिएट करता है। अगर हम बात करते हैं फार्माकोलॉजिकल एक्शन ऑफ एस्पिरिन एज वेल एज अदर ड्रग की बात किया गया था कि मतलब ये हम जनरली ये एनसेड है जो कि एंटी इन्फ्लामेटरी के नाम से भी जाना जाता है गाइज। सो मेनली हम एनाल्जेसिक के फॉर्म में यूज करते हैं फॉर द पेन पर्पस, फॉर द इन्फ्लामेशन के टाइम यूज किया जाता है जब इन्फ्लामेशन एक एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट शो करता है। सो मेनली अगर एक्शंस की बात करते हैं हम एनाल्जेसिक्स मेनली पेन के लिए यूज करते हैं। एंटीपायरेटिक मतलब जब हमें पेन होता है तो क्या होता है, फीवर होता है, तो उस पैरेटिक के इफेक्ट में भी यूज करते हैं। ओके जब पेन होता है तो इन्फ्लामेशन भी होगा, उस इन्फ्लामेशन में भी यूज करते हैं। अब बात किया जाता है मैंने जब बात किया था पेप्टिक अल्सर के बारे में, थ्रोम्बोक्स में एंटी प्लेटलेट के फॉर्म में भी यूज करते हैं। जीआई ब्लीडिंग के बारे में मैंने बात की थी। और मेनली नॉजिया वॉमिटिंग तो वेरी कॉमन चीज है। यहाँ पर एसिडोसिस एल्कोलोसिस कॉज कर रहा है, एसिडोसिस नहीं सॉरी गैस, एल्कोलोसिस कर रहा है। कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को भी अफेक्ट कर रहा है। जब एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को अफेक्ट करेगा तो आपके दिमाग में झट से टिंगल सेंसेशन होना चाहिए कि सीवीसी को एसिड बेस अगर प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम में, करेगा ये इफेक्ट। यूरेट एक्सक्रीशंस की बात कर रहे थे, ये इंक्रीज करता है यूरेट का लेवल और जीआईटी में इफेक्ट कर रहा है, जिसके बारे में हमने बात किया था नॉजिया वॉमिटिंग के बारे में। समझ रहे हो? सो लेट मी एक्सप्लेन यू एवरीथिंग। लाइक एनाल्जेसिक की बात करते हो, एनसेड आर मेनली यूज टू रिलीव मस्कुलोस्केलेटल पेन, मसल्स में पेन के रिलीफ करने की मदद कर रहा है। जैसे कि बात करती हूँ मैं ऑस्टियोआर्थराइटिस हो गया एज वेल रूमेटॉइड आर्थराइटिस हो गया, उस टाइम मस्कुलोस्केलेटल पेन में अफेक्ट करने के लिए रोकता है। डिसमेनोरिया में मतलब जैसे कि बात करते हैं यहाँ पे डिसमेनोरिया के मतलब क्या होता है, बहुत ही ज्यादा ब्लीडिंग होता है फीमेल्स को, मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, और उसकी वजह से क्या होता है मेंस्ट्रुअल क्रैम्प भी होता है। तो उस टाइम भी आप यूज कर सकते हो, एक तरह का एनाल्जेसिक फॉर्म में इफेक्ट कर रहा है, मतलब हेल्पफुल कर रहा है। पेन एसोसिएटेड विद इन्फ्लामेशन और टीबी डायबिट, जो भी मतलब पेन होता है, जो इन्फ्लामेशन वगैरह जो भी है, हाँ समझ रहे हो आप, तो समझ लोगे। ओके एनाल्जेसिक इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू पेरिफेरल इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन प्रोडक्शंस। मेनली कैसे एनाल्जेसिक इफेक्ट क्रिएट कर रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन के प्रोडक्शंस को कम कर रहा है, राइट। सो मेनली दे ऑल्सो हेल्प टू इंक्रीज पेन थ्रेशोल्ड, तो मतलब आप पेन को ज्यादा से ज्यादा मात्रा में बियर कर सको, उस मदद कर रहा है। दिस ड्रग रिलीव पेन बाय विदाउट कॉजिंग सडेशंस, टॉलरेंस और ड्रग डिपेंडेंस। मेनली आप एनसेड या फिर एस्पिरिन यूज कर रहे हो, सडेशंस नहीं हो रहा, मतलब आपको स्लीपनेस नहीं लग रहा, आपको नींद नहीं आ रही, मतलब मेनी ऑफ द ड्रग्स दे आर लाइक हैविंग अ सेडेटिव प्रॉपर्टी, मतलब नींद आने लगती है, राइट। सो दे आर लेस एफिशियस देन ओपिएड एंड एनाल्जेसिक। ओके एंटीपायरेटिक मतलब फीवर के टाइम, सो एंटीपायरेटिक इफेक्ट इज मेनली ड्यू टू इनिबिशन ऑफ प्रोस्टाग्लैंडिन इन हाइपोथैलेमस। तो मेनली फीवर जो भी होता है हमारा, जो भी होता है हमारा राइज इन टेम्परेचर की होता है, हाइपोथैलेमस ही तो एक है जो ब्रेन में जो मदद करता है टेम्परेचर को कंट्रोल करता है, वहां पे वो जाके प्रोस्टाग्लैंडिन को सिंथेसिस को इनिबिट करता है, रिड्यूस द एलिवेटेड बॉडी टेम्परेचर। बट जैसे की बात करते हैं कैसे मदद करता है, वैसोडाइलेशन क्रिएट करेगा, जैसे क्यूटेनियस में जाके स्किन में वैसोडाइलेशन क्रिएट करेगा, हमारे बॉडी से स्वेटिंग हो रहा है, तो ये सब मदद करता है। बट हमारे नॉर्मल टेम्परेचर को ये इफेक्ट नहीं करता, समझ रहे हो आप, इतना कुछ डिटेल में नहीं रखना, बस थोड़ा थोड़ा जानना है। एंटी इन्फ्लामेटरी इफेक्ट की बात करें तो कैसे करता है, हाई डोज की बात करें 4 से 6 ग्राम अगर दे रहे हो डिवाइडेड डोज में आप, सो मेनली प्रोड्यूस करता है सिम्टोमेटिक रिलीफ, मतलब डिजीज के प्रोसेस को, मतलब डिजीज के बढ़ने के प्रोग्रेस को रोक नहीं सकता। जैसे सिम्टोमेटिक रिलीफ करता है, जैसे पेन को कम करेगा, टेंडरनेस, स्वेलिंग, सबको पेन को कम करेगा। अगर बात करते हैं एंटीप्लेटलेट में क्या करते हैं, एंटीप्लेटलेट इफेक्ट कैसे कर रहा है, एस्पिरिन का लो डोज जैसे मैंने 50 से लेकर 325 mg इनिबिट करता है प्लेटलेट के कॉक्स एंड प्रोड्यूस एंटी प्लेटलेट इफेक्ट। सो प्लेटलेट में कॉक्स को इनिबिट करता है और जनरली लास्ट करता है 8 से 10 days, लाइफ टाइम ऑफ द प्लेटलेट्स। So aspirin should be withdrawn 1 week prior to selective surgery before because of risk of bleeding. So mainly क्या होता है, selective surgery के टाइम एस्पिरिन को विड्रॉल करना चाहते हैं। GI ब्लीडिंग के बारे में बात किया था हमने, ओके। सो मेनली एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस के बाद एल्कोलोसिस की बात करते हैं, रेस्पिरेटरी। सो मेनली थ्रेपिडोज सैलिसाइलेट कॉज रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस। सो एल्कोलोसिस कॉज कर रहा है, कब बोलेंगे एल्कोलोसिस, 7.3 से लेकर 7.45, राइट। टॉक्सिक रेस्पिरेटरी सेंटर्स इज डिप्रेस एंड लेड टू रेस्पिरेटरी। सो मेनली क्या करता है, टॉक्सिक इफेक्ट ये करता है, ये एस्पिरिन और एन से रेस्पिरेटरी सेंटर को डिप्रेस करता है, जिसकी वजह से रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है। यू हैव टू रिमेंबर कार्डियोवास्कुलर सिस्टम, एसिड बेस इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस हो रहा है, कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को कर रहा है। So it may precipitate congestive cardiac failure in patient with low cardiac reverse. Okay.
क्योंकि ये वाटर एंड रिटेंशन कॉज करता है एनसिड, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना है, आपको हमेशा भूलना नहीं है। एनसिड यूज करने से वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट, वाटर और सोडियम रिटेंशन होता है, ठीक है, जिसकी वजह से एडेमा होगा। तो याद रखें एनसिड की वजह से एडेमा होता है। एसिड बेस और मेनली याद करना है क्या, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस हो रहा है। यूरेट एक्सक्रीशन से बात करते हैं। सैलिसाइलेट क्या करता है, प्रोड्यूस कर रहा है यूरोसूरिक इफेक्ट, मतलब हाई डोज में सैलिसाइलेट यूरोसूरिक इफेक्ट शो कर रहा है। जैसे वजह से क्या होता है, यूरिन से यूरेट का लेवल इंक्रीज होता है, एक्सक्रीट होता है, ओके। यूरेट लेवल, प्लाज्मा यूरेट का लेवल जो होता है, सॉरी मैं क्या बोल रही हूँ, थोड़ा मैं दूसरा बताने वाली थी, ओके। इंक्रीज करता है प्लाज्मा में यूरेट का लेवल को इंक्रीज कर देता है, समझ रहे हो। तो जीआईटी में क्या करता है, जीआई इरिटेशन करता है, मैं बता चुकी थी, नॉसिया, वॉमिटिंग और डिस्पेप्सिया, मतलब इंडाइजेशन हो रहा है, ये सब मैंने बता दिया था। और मेनली ये क्या करता है, कीमो रिसेप्टर, कैसे जीआई वॉमिटिंग वगैरह कर रहा है, कीमो रिसेप्टर को ट्रिगर कर रहा है। इतना कुछ मतलब थोड़ा बहुत बताना है, जीआईटी का प्रॉब्लम क्रिएट करता है, इतना बस याद कर लो, ज्यादा नहीं याद करने का जरूरत है, ठीक है। अब यहाँ पे बात करते हैं एस्प्रिन की, मतलब कैसे हमारी काम कर रही है, एस्प्रिन इफेक्ट कर रही है जीआई मुकोशा में, कैसे पेप्टिक अल्सर्स को मतलब इरिटेट कर रहा है। हमें बताया था कि मैंने पहले ही स्टार्टिंग से बताया कि एस्प्रिन जो होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को डिक्रीज करता है, क्योंकि प्रोस्टाग्लैंडिन ही तो होता है ना जो इन्फ्लामेशन के टाइम पे रिलीज होता है, ठीक है। वही तो हमें इन्फ्लामेशन की सेंसेशन, थोड़ा सा भी पेन होता है तो हमको पता चल जाता है। प्रोस्टाग्लैंडिन की वजह से क्या होता है, ये होता है वो प्रोस्टाग्लैंडिन के सिंथेसिस को ही डिक्रीज कर रहा है। प्रोस्टाग्लैंडिन का काम होता है कि एचसीएल के लेवल को डिक्रीज करना, म्यूकोसा लेयर को इंक्रीज करना, समझ रहे हो, जिसकी वजह से अब एचसीएल का लेवल इंक्रीज हो रहा है, प्रोस्टाग्लैंडिन डिक्रीज होने की वजह से पेप्टिक अल्सर हो रहा है, हिमोरेज हो रहा है, गैस्ट्रिक इरिटेशन वगैरह हो गया। अगर बात करते हैं एडवर्स इफेक्ट की बात करते हैं, जैसे कि नॉजिया, वॉमिटिंग, एपिगैस्ट्रिक पेन हो गया, गैस्ट्राइटिस हो रहा है, अल्सरेशन हो रहा है, गैस्ट्राइटिस होगा ही ना भाई, और ब्लीडिंग हो रहा है, ये सब तो होता ही है। और हमेशा याद रखना है, फॉर द नर्सेस प्लीज रिमेम्बर दिस, एनसेड जो होता है फूड के बाद ही देते हैं, फूड खाने के बाद ही देते हैं। और बफर्ड एस्पिरिन देते हैं, एस्पिरिन को हमेशा एंटा एसिड के लिए देते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट हो गया, उसके साथ ही एस्पिरिन हमेशा एंटा एसिड की तरह ही के साथ ही देते हैं, ओके। प्रोटॉन पंप इनिबिटर, H2 ब्लॉकर, मिसोप्रोस्टल विथ एनसेड, ओके। तो प्रोटॉन पंप इनिबिटर, H2 ब्लॉकर, मिसोप्रोस्टल विथ एनसेड, सिलेक्टिव COX-2 इनिबिटर। हाइपर सेंसिटिविटी भी होता है, याद रखना है एडवर्स इफेक्ट में, हाइपर सेंसिटिव स्किन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, जैसे कि बात करते हैं। और जिसको जीसीपीडी डिफिशियंसी होता है, हिमोलिटिक एनीमिया हो रहा है, जीसीपीडी डिफिशियंसी मतलब इज इक्वल टू हिमोलिटिक एनीमिया, ऐसे करके याद करना है। जैसे कि बात करें राइनाइटिस हो रहा है, ब्रोंकोस्पैज्म, कॉर्पियस, मतलब अस्थमा पेशेंट में आप नहीं दे सकते ये एसिड, क्योंकि ब्रोंकोस्पैज्म कर रहा है। सो मेनली आजमा पेशेंट को नहीं देना है, ब्रोंकाइल अस्थमा वाले पेशेंट को। राइनाइटिस वगैरह कॉज कर रहा है, यूट्रिक एरिया, स्किन रैशेस, जिसे बात करते हैं राइनाइटिस, दैट इज इन्फ्लामेशन ऑफ द नोज एरिया, समझ रहे हो, नेसल्स, पॉलिप्स एंड रिकरेंट राइनाइटिस, ये सब जगह पे पेशेंट को अवॉइड करा है। एंजियो न्यूरोटिक एडेमा, ओके, ये चीज ध्यान रखना है। अगर बात करती हूँ मैं आगे की बात करते हैं कौन से कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है, जैसे कि बात करते हैं जो बच्चे को फ्लू वायरल इन्फेक्शन होता है, जैसे कि बात करूँ वैरेसिला जोस्टर, जैसे कि बात करते हैं चिकन फॉक्स, फ्लू टाइम पे आप उसको मतलब नहीं दे सकते हो सैलिसाइलेट के कोई भी ड्रग्स, बिकॉज इट कैन कॉज रेयर सिंड्रोम, ओके। सो ये चीज ध्यान रखना है। इंसेफेलोपैथी ब्रेन को डैमेज कर रहा है, हिपैटिक लीवर को डैमेज कर रहा है, समझ रहे हो। और अगर जैसे प्रोलॉन्ग यूज ऑफ सैलिसाइलेट करते हो तो ब्लीडिंग होता है, ब्लीडिंग को कैसे रोकना है आपको, विटामिन के देकर, समझ रहे हो। प्रेगनेंसी में नहीं देना, बिकॉज ये पोस्टपार्टम हिमोरेज कॉज करता है और क्लोजर करता है डक्टस आर्टियोरस। मैंने बता चुका, मैंने वीडियोस में बता चुका है कि डक्टस आर्टियोरस क्या करता है, ये हेल्प करता है कि मतलब बेबी को मदर से कनेक्टेड रखता है, फूड वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सप्लाई होता है, उसको इनिबिट करता है। तो हमेशा याद रखना है प्रेगनेंसी के टाइम पे नहीं देना है। सैलिसाइलिज्म क्या होता है, मतलब सैलिसाइलिज्म का मतलब क्या होता है, मॉडरेट टू माइल्ड डोज ऑफ टॉक्सिसिटी कॉज कर रहा है, इंटॉक्सिनेस कर रहा है, तो माइल्ड फॉर्म इज कॉल्ड एज सैलिसाइलिज्म। तो माइल्ड टॉक्सिक होता है सैलिसाइलिज्म बोलते हैं। जैसे हेडेक होगा, टिनिटस होगा, वर्टिगो होगा, कन्फ्यूजन होगा, नॉजिया होगा, वोमिटिंग होगा, डायरिया होगा, स्वेटिंग होगा। तो मेनली आपको याद इतना सब कुछ नहीं करना है, बस जो कि एक एबनॉर्मल सी चीज है, जैसे कि टिनिटस होता है, कान में रिंगिंग सेंसेशंस होगा, वर्टिगो होगा, माथा घूमेगा, स्पिनिंग मूवमेंट होगा, कंफ्यूजन होगा, ये सब याद, बस टिनिटस याद रखो। हाइपर
हाइपरपीनिया हो रहा है, डेट मीन्स आप जरूरत से ज्यादा आप गैस को इनहेल कर रहे हैं। उसका मतलब ये होता है इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हो रहा है, मतलब इलेक्ट्रोलाइट इम्बेलेंस हार्ट को इफेक्ट किडनी को इफेक्ट करेगा। एक्यूट सैलिसाइलिस पॉइजनिस की बात करते हैं, कार्डियोवास्कुलर कोलैप्स कर रहा है, एडेमा कॉज कर रहा है, हाइपरप्रेक्सिया कॉज कर रहा है, इवन डेथ कर रहा है, कॉन्फ्यूजन कर रहा है, रेस्टलेसनेस कर रहा है। तो मेनली याद रखें एडेमा एज वेल एज कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को इफेक्ट कर रहा है। ट्रीटमेंट की बात करते हैं, जैसे मान लो सैलिसाइलिट पॉइजनिंग हो सकता है, तो आपको ट्रीटमेंट कैसे करना है? सबसे पहले घर पे तो ट्रीटमेंट होगा नहीं, हॉस्पिटलाइजेशन करना है। कुछ भी पेशेंट खा लिया तो गैस्ट्रिक लेवज करोगे, रिमूव करोगे गैस्ट्रिक लेवज। सेकंड चीज क्या करोगे? फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करोगे, क्योंकि फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट डिस्टर्बेंस होता ही है। नॉट ओनली दैट, गैस्ट्रिक लेवल के साथ एक्टिवेटेड चारकोल आपको देना ही है, क्योंकि सो भी एक्टिवेटेड चारकोल के जैसे पॉइंट्स का ऐड करता है, वो एक तरह का जो पॉइंट्स का फेस वॉश आता है, पॉइंट्स का फेस वॉश आता है ना एक्टिवेटेड चारकोल वाला ब्लैक कलर का, तो वो क्या बोलता है एक्टिवेटेड चारकोल। तो एक्टिवेटेड चारकोल का काम होता है रीअब्जॉर्प्शन का, मेनली इट हेल्पिंग इन द रीअब्जॉर्प्शन ऑफ ऑल काइंड ऑफ इम्प्यूरिटीज। ओके, मेटालाइट फ्लूइड इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस करता है, जो करेक्ट करता है एसिड बेस डिस्टर्बेंस को। इंट्रावेनस सोडियम बाइकार्बोनेट देते तो एक तरह का एंटी एसिड की तरह एक्ट करता है, जो एसिडोसिस में मदद को ट्रीट कर रहा है। ओके, और एक्सटर्नल कूलिंग, हीमोडायलिसिस, अगर मतलब हीमोडायलिसिस किया जाता है, डायलिसिस हर टाइम नहीं किया जाता, बहुत ज्यादा सीवियर टाइम पे ही डायलिसिस किया जाता है। विटामिन के देते हैं, विटामिन के का काम ही है K1 ब्लीडिंग को प्रिवेंट करना। क्लिनिकल यूज ऑफ एनसेड्स की बात करें, एनालिसिस के फॉर्म में यूज करते हैं, जाहिर सी बात है पेन के लिए करते हैं, जैसे कि ज्वाइंट पेन हो गया, मसल्स में पेन हो गया, बॉडी में एक हो गया, टूथ एक हो गया, हेडेक हो गया, डिस्मेरिया जैसे कि मेस्ट्रुअल क्रैम्प जिसे बोलते हैं, न्यूरोग्लियस हो गया, एंटीपैरेटिक के फॉर्म में आता है, बट रेयर सिंड्रोम में नहीं देते। डज नॉट, एंटीपैरेटिक में जो होता है, ये जो होता है क्लिनिकल यूज does not cause Ray's syndrome in children. So mainly elevated body temperature in fever, पैरासिटामोल प्रीफर्ड किया, तो बच्चों में पैरासिटामोल दिया जाता है, बट पैरासिटामोल तो मतलब आप सबको पता ही है, बचपन से याद किया होगा आपने। तो रेयर सिंड्रोम तो नहीं कॉज करता ना ये आपको, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल सिस्टम भी नहीं कॉज करता, मतलब नोजिया, पैरासिटामोल खा लिया, नोजिया वोमिटिंग हो रहा है, ये सब तो नहीं कॉज करता। आर्थराइटिस में यूज करते पैरासिटामोल, इज मेनली यूज, बट पैरासिटामोल जो होता है मतलब आर्थराइटिस में मतलब रेयर प्रीफर होता है, बट आप जैसे अर्ली स्टेज में तो पैरासिटामोल दे सकते हो। बट जैसे कि बात करते हैं सीवियर केसेस में डाइक्लोफेनेक दोगे, मिथाइल सैलिसाइलेट दोगे, ये सब क्रीम है, कैप्सिकिन क्रीम दे सकते हो। डाइक्लोफेनेक का एक ऐड आता है हमारे टीवी में, लेटेस्ट ऐड आया है, जैसे कि बात करते हैं वो उसके जगह एक लॉलीपॉप का चॉकलेट दिखाता है। हाँ, डाइक्लोफेनेक जेल का ही है, मिथाइल सैलिसाइलेट, वहां से याद कर लोगे। रूमेटाइड आर्थराइटिस होती है, इसमें देते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिस। तो रूमेटाइड और आर्थराइटिस और ऑस्टियोआर्थराइटिस में रूमेटाइड हो जाए तो क्या होता है, हमारा खुद का बॉडी ही ज्वाइंट को अटैक करता है। ओके, सो इस टाइम पे किया जाता है। एक्यूट रूमेटाइड आर्थराइटिस में भी देते हैं ज्वाइंट पेन, जहां पे स्वेलिंग वगैरह हो रहा है। ओके, थ्रोम्बोएम्बोलिज्म डिसऑर्डर में बताई थी, आपको बताई थी मैंने, प्लेटलेट्स लेफ्ट आर लो डोज ऑफ एस्पिरिन इज मेड अप इन प्रोफाइलेटिक ट्रीटमेंट फॉर वेरियस थ्रोम्बोएम्बोलिक डिसऑर्डर्स। मेनली प्लेटलेट कोलेशंस बलेज यूज करते हैं। सो एस्पिरिन का एक ड्रॉबैक और डिसएडवांटेज ये है कि एस्पिरिन जो होता है शॉर्ट ड्यूरेशन में एक्शन करता है, मतलब लास्ट डोज आपको कंटिन्यूस लास्ट डोज देते रहना है, फ्रीक्वेंट एडमिनिस्टर करना है, तो ये चीज खराब होती है ना। कोई भी थोड़ी चाहता है कि डेली 10 घंटा 10 ड्रग्स 10 दवाई एक ही चीज ले, नहीं चाहता है। तो ये कॉन्ट्रा इंडिकेशन है। गैस्ट्रिक को इरिटेशन कर रहा है, मैं बताई थी आपको, गैस्ट्रिक इरिटेशन कर रहा है, अल्सर क्रिएट कर रहा है, मतलब कि आप पेप्टिक अल्सर पेशेंट को नहीं दे सकते, जीआई ब्लीडिंग को नहीं दे सकते, ठीक है। सैलिसाइलिस शुड बी अवॉइडेड इन चिल्ड्रन, वायरल इन्फेक्शंस मैंने बताया था, बहुत ही ज्यादा पॉइजनस क्रिएट करता है, रेयर सिंड्रोम कॉज कर रहा है, एनसेट में भी प्रेसिपिटेट ब्रोंकोस्पैज्म कर रहा था, बताई थी, तो अस्थमा पेशेंट को नहीं दे सकते। अदर एनसेट की बात करते इब्रोप्रोफेन होता है, डाइक्लोफेनेक होता है, इथियोमेथासिन्स होते हैं, उसके बारे में मैंने नेक्स्ट वीडियो बनाएगा, बिकॉज दिस वीडियो इज गोइंग टू बी बिकम लॉन्ग। ओके, 18 मिनट ऑलरेडी हो चुका है। सो थैंक यू एवरीवन।